हम जानेंगे कि जनन होता कैसे है और ये क्यों होता है, क्यों जरूरी है। तो जनन का मतलब होता है अपने आप की वंशागति करना। जैसे मतलब कि आप हैं तो आपके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। इस तरह क्या होता है कि आप अपने वंशज को वंशागति करते हैं। फिर आप आए, फिर आपकी अगली पीढ़ी आएगी, फिर उनकी पीढ़ी आएगी। ठीक, तो ये होता है जनन। तो अपने आप के जैसा जीव अपने आप के जैसे नए संतति को उत्पन्न करते हैं, तो ये होता है जनन। ठीक, तो जनन की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो स्पीसीज है, जीव है, जंतु हैं, तो ये क्या करते हैं कि अपने आप को डेवलप करते हैं, बढ़ाते हैं, जनन करते हैं। अगर जो ऐसा ना हो तो ये सृष्टि नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर जो कोई निर्जीव है, जैसे मान लीजिए पहाड़, हिल, ठीक, पहाड़, समुद्र, तो ये क्या है कि ये निर्जीव हैं, इनकी कोई आयु नहीं है निश्चित, इसीलिए ये अपने अस्तित्व को उसी तरह बनाए रखे हैं। लेकिन हम लोग हैं, सजीव हैं, पेड़ पौधे हैं, तो इनकी एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित आयु होती है, ये वहीं तक जीवित रहते हैं, उसके बाद में ये मर जाते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि जो निर्जीव होते हैं उनकी आयु निश्चित होती है। जैसे कि अगर जो मान ले पहाड़, तो क्या पहाड़ पहले नहीं थे जब बनी थी हमारी पृथ्वी? तो उस समय भी पहाड़ थे, तो क्या वो पहाड़ भी आज बढ़े हैं? अपने आप को कभी डेवलप किया है? अपने आप को कभी वंशागत किया है? नहीं करते हैं ना वो लोग, क्योंकि वो निर्जीव हैं और वो कभी डेथ नहीं होते, वो अपने अस्तित्व को पुराने जैसे ही बनाए रखे हैं, इसलिए उन्हें जरूरत नहीं है रिप्रोडक्शन करने की, जनन करने की, अपने आप को बढ़ाने की। लेकिन हम लोग जो हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव हैं, जंतु हैं और मनुष्य है, तो इनकी एक निश्चित आयु होती है। अगर जो हम मान ले कुत्ते की, कुत्ता 15 वर्ष जीता है, तो अगर जो ये कुत्ता है तो वो यहां पर 15 वर्ष जिएगा, उसके बाद में वो डेथ हो जाएगा। तो फिर वो क्या करता है कि अपने आप को रिप्रोडक्ट करता है, जनन करता है, प्रजनन करता है अपने आप की। तो उसी के तरह और कुत्ते होते हैं और नए कुत्ते आ जाते हैं, तो वो भी 15 होते हैं। अगर जो ऐसा ना हो तो सिर्फ एक ही कुत्ता रहेगा, उसके बाद में वो मर जाएगा, फिर उनकी वंशज खत्म हो जाएगी, उनकी पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए इस पूरा प्रकृति का ग्लोबल वार्मिंग उनका बिगड़ जाएगा। अगर जो हम यहाँ पर न रहें, ठीक, तो क्या होगा कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है तो वो बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ जाएगा? तो इसलिए क्या करते हैं कि जनन करते हैं, अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप की वंशागत करते हैं। तो इस पूरे प्रक्रिया को कहते हैं जनन, रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रही है ना? अब इसकी आवश्यकता भी आप समझ गए। ठीक, अगर जो कोई पौधा है, कोई पुराना पौधा है, कोई चीड़ के 400 अगर जो होते हैं, चीड़ को मान ले तो कोई 4000 वर्ष तक रहता है, तो उनकी कितनी लंबी आयु हो गई। तो हम जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमंस में तो उनमें इतनी लंबी आयु होती नहीं है। तो इसलिए उनको अपने आप को बढ़ाने के लिए प्रजनन करते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही है ना? तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम हैं, हमारे भी लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, तो इसी तरह हमारा जो वंशज है वो आगे बढ़ता रहेगा ना। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आ गई ना? चलिए तो हम इसके कुछ मूल्य तत्व देख लेते हैं कि इनके कुछ मूल्य तत्व क्या होते हैं। मूल तत्व जिनके आधार पर यह होता है, जो हमारे लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करते हैं। बात समझ में आ गई ना? जनन क्यों जरूरी है? अब इनके जो मूल तत्व होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप हैं,
आप में कुछ भी गुण हो सकता है, पर सिर्फ बाहरी गुण को नहीं, सिर्फ आंतरिक जेनेटिक्स, बात समझ में आ रही है ना, जेनेटिक्स, अनुवांशिक लक्षण जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। जैसे हम इस तरह के हैं तो हो सकता है हमारी अगली पीढ़ी कुछ हमसे अलग हो, उनकी अगली पीढ़ी उनसे अलग हो, तो इस तरह होता है। तो इन तत्वों को, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर कुछ और है, तो उसको हमारे दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं कि उन्हें लेकर जाते हैं। तो वो कौन से तत्व हैं, तो उसे कहा जाता है डीएनए। डीएनए का नाम सुना है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है जो हमारे लक्षण हमारे अगले पीढ़ी में लेकर जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर करता रहता है। तो ये होता है, ये अनुवांशिकी का नाम सुना ही होगा, ठीक। तो इसे एक दूसरे से ट्रांसफर करते हैं। जैसे हम में कुछ और लक्षण, हम में कुछ है लक्षण, तो हम जन्म करेंगे, हमारे भी लड़के होंगे, फिर उनके लड़के होंगे, ठीक। तो उनको ये हमारे अंदर से कुछ कमियां या अच्छी बातें उनमें ट्रांसफर होगी, तो वो ये ट्रांसफर करता है। सबसे पहले ये क्या करता है कि एक गुणसूत्र के रूप में होता है कोशिका में, ठीक। कोशिका में एक गुणसूत्र के रूप में होता है क्रोमोसोम, बात समझ में आ रही है ना, क्रोमोसोम। तो ये उसके रूप में होता है, और यह हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। क्या करता है, हमारे शरीर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है, और वही ब्लूप्रिंट हमारे अगले पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है, फिर उनकी ब्लूप्रिंट उनके अगले पीढ़ी में ट्रांसफर कर देता है, ठीक। तो ये होता है डीएनए का काम। बात समझ में आ रही है ना कि क्या होता है डीएनए, डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक। तो इनमें ये अपने आप में इस तरह होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। लेकिन अगर जो इन्हीं के क्रम में अगर जो परिवर्तन हो जाता है, बात समझ में आ रही है, परिवर्तन का मतलब हमारा जो डीएनए है वो इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक। यहां पर इस तरह से यहां पर क्षार लगे होते हैं, नाइट्रोजन क्षार। तो अगर जो इनके क्रम में अगर जो कहीं भी चेंजिंग आ गया या एक फिर बदल गया, तो क्या होता है कि हमें वेरिएशन हो जाती है, विभिन्नता हो जाती है, ठीक। विभिन्नता हो जाती है, लेकिन विभिन्नता दो तरह की होती है, एक आनुवांशिक विभिन्नता और एक उपार्जित विभिन्नता, ठीक। उपार्जित विभिन्नता होती है, तो जो उपार्जित विभिन्नता होती है वो बाहर से दिखती है, ठीक। जैसे आप हमें ही मान लीजिए, हम इस तरह हैं, हम इतने सफेद हैं, अगर जो हमारी अगली पीढ़ी आई वो हमसे काली हो गई या गोरी हो गई या फिर बीच में हो गई सांवला, तो इसके कहां पर चेंजिंग हुआ, इनके इन जीन क्रम में चेंजिंग हुआ। यहां पर डीएनए के जो ये रोप है, ये प्रतिरूप में यहां पर ये ब्लूप्रिंट बनाता है, तो इसी ब्लूप्रिंट में चेंजिंग हो जाती है। जैसे यहां पर ये एडेनिन है, एडेनिन थाइमिन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये 4 तरह के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, और इनमें एक पेंटोज शुगर भी होता है। तो इन पेंटोज शुगर के मिलने से हमारा जो ब्लड है, डीएनए है, रक्त है, वो बना होता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर जो एडेनिन है, एडेनिन जुड़ गया साइटोसिन से, यहाँ पर मान ले एडेनिन साइटोसिन से और ग्वानिन थाइमिन से, तो हमें वेरिएशन हो जाती है, हमें विभिन्नता हो जाती है। हमारी अगली पीढ़ी हमसे अलग दिखेगी, उनकी पीढ़ी उनसे अलग दिखेगी, ठीक। तो ये होता है इसका हमारे डीएनए का महत्व। बात समझ में आ रही है ना।
तो यहां पर ये 4 होते हैं। अगर जो इनका हम डीएनए का रासायनिक रूप देखें तो वो कुछ अलग तरीका का होगा। ठीक, अगर जो हम डीएनए का रासायनिक रूप उसका इस तरह होता है। यहां पर ये पेंटोज शुगर लगा रहता है, ये 5 कार्बन वाला एक कार्बन होता है पेंटोज शुगर। मैंने बताया था ना मोनोडाइट्राई टेट्रापेंटा, तो वो होता है यहां पर C5H10O4, ये होता है पेंटोज शुगर। और यहां पर इसके बगल में ये इस तरह बना होता है, ये जो रासायनिक है। ठीक, यहां पर भी होता है ऑक्सीजन, तो ये भी बना होता है, ये अपने आप में रासायनिक रूप में बना होता है इस तरह का। ठीक, तो जब इन्हीं के बात में ये इसको किसने किया था, इसको वाटसन ने किया था, वाटसन ने इसको प्रवर्तित किया था। तो इसीलिए हमको जनन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना? जिन बच्चों को समझ में ना आए वो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो जनन का मतलब समझ में आ गया ना? अब जनन जीव अपने अलग अलग तरीके से करता है। कुछ जीव तो अपने आप को डायरेक्टली ही बदल लेते हैं। ठीक, अपने आप को डायरेक्ट ही बदल लेते हैं, अपने आप को वृद्धि कर लेते हैं। लेकिन कुछ में नर व मादा आपस में मिलते हैं, तब होता है। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, रिप्रोडक्शन को 2 भागों में। यहां पर पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, जिसमें आपको एक जनन और भी मिलेगा, कायिक जनन। ठीक, तो कायिक जनन हम में नहीं, वो पौधों में होता है कायिक जनन। ये होता है कायिक जनन। तो ये हम में नहीं, ये पौधों में होता है। बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, और ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और एक कायिक जनन। तो जो कायिक जनन होता है तो वो जीवों में नहीं होता है, हम लोगों में नहीं होता है, वो होता है सिर्फ पौधों में होता है। और ये जो है, ये दोनों हम जीव करते हैं। इन दोनों को हम लोग करते हैं। लेकिन अगर ये है कायिक जनन तो हम लोग करते नहीं, क्योंकि ये पौधों करते हैं। तो अब हम इन्हें जान लेते हैं कि इन्हें कैसे करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जीव करता है, सिंगल ऑर्गेनिज्म, इट इज सिंगल ऑर्गेनिज्म।
वो अपने आप को वृद्धि करता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, उसमें नर व मादा दो अलग नहीं होते हैं, ना वो एक ही में होते हैं, उसमें कुल सिर्फ एक ही जीव होता है। जैसे अगर जो हम अमीबा को मान लें, एक कोशिकीय जीव, अधिकतर एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम इन्हें मान लें अमीबा में, तो जो अमीबा है, ठीक, अमीबा है ना, अब ये अमीबा है, इसे हम, अमीबा की कोई आकृति नहीं होती है, उसे आप किसी भी तरह बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक अमीबा है, एक सेल है, ऑर्गेनिज्म यानी सेल, कोशिका। तो ये क्या करती है कि यह अपने आप को समसूत्री विभाजन द्वारा अलग करती है। समसूत्री का मतलब समझ रहे हैं ना, यहां पर समसूत्री में होगा कि ये जो सेल है यहां पर कितने गुणसूत्र होंगे। हम में ही आप लोग देख लें तो हम में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र। तो यहां पर 46 क्रोमोसोम है, ठीक, यहां पर 46 क्रोमोसोम है। तो ये अपने आप को समसूत्री विभाजन द्वारा अलग करेगी। अगर जो ये समसूत्री द्वारा विभाजन करेगी तो यहां पर ये दूसरी नई बनाएगी, इसमें भी 46 गुणसूत्र होंगे। इसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। जो अधिकतर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं बिना किसी के, सिर्फ सिंगल ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने आप को इस तरह करते हैं, इस तरह डिवीजन करते हैं, यानी इस तरह अपने आप को बांट देते हैं कि उसमें, जिसमें अगर जो ये इतनी है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, तो ये अपने आप को इस तरह डिवाइड करेगा कि इसमें भी 46 होगा और इसमें भी 46 होगा। अब ये 46 क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें पता है कि हम सिंगल ऑर्गेनिज्म हैं, हमें दूसरों से तो मिलने की आशा रहती नहीं है, क्योंकि जब तक 46 गुणसूत्र पूरा नहीं होगा जीव में, तब तक वह पूरी तरह से कोशिका अपने आप को मैच्योर नहीं बना सकेगी, ठीक। तो क्या करते हैं कि वो अपने आप को 46 गुणसूत्र देकर उसकी संख्या पूरी कर देते हैं। अब ये क्यों दे देते हैं 46 की 46? क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें अब अगली किसी और हमारी तरह तो होगा नहीं। हम लोगों में क्या होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं, 23 जोड़ा हम में होता है, 23 जोड़ा उनमें होता है, तो उनमें से सिर्फ 23 उनसे आता है और 23 हमसे आता है, नर व मादा से 23, तभी वह हम लोगों का 46 पूरा हो जाता है और हम अपने आप को मैच्योर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इनको पता है कि हम तो सिंगल हैं, हम में तो ना नर है ना मादा है, हम ही खुद हैं, हम ही हैं नर, हम ही है मादा, ठीक। तो वो क्या करता है कि वो अपने आप को बांट देता है, अपने आप को अलग कर देता है, उसमें भी सिर्फ 46 गुणसूत्र, क्योंकि इन्हें पता है कि अब हमें कहीं और से मिलने की आशा नहीं है, हमें और से कहीं से नहीं मिलेगा। जो मिलेगा हमारे संतति को, हमारे अगले वाली पीढ़ी को, तो वो हमसे ही सब कुछ मिलेगा, ठीक। तो इन्हें वह कुल दे देता है, 46 के 46 गुणसूत्र पूरा कर देता है, तो वो हो जाता है। अब ये बन गई, ठीक। तो ये हो गया समसूत्री विभाजन। और ये होते हैं द्विगुणित कोशिका। जो समसूत्री विभाजन के द्वारा बनी कोशिका होती हैं वो कहलाती हैं द्विगुणित कोशिका, यानी डिप्लॉइड सेल। हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दो सेल होती हैं। डिप्लॉइड सेल, द्विगुणित कोशिका। ये हो गई द्विगुणित कोशिका। बात समझ में आ रही है ना कि ये दो गुणित कोशिका हो गई, ठीक। बच्चे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में।
और यहाँ पर अब यहाँ पर इतना समझ में आ गया ना कि यहाँ पर सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा और अपने आप को वो डबल करेगा। लेकिन अगर जब वहीं पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो उनमें क्या होता है, और इनमें विभिन्नता नहीं पाई जाती है। मैंने बताया था ना कि इनके जीन क्रम में परिवर्तन हो जाता है तो विभिन्नता आ जाती है, लेकिन इनमें जब सिंगल ही ऑर्गेनिज्म है तो वो जो देगा तो खुद ही देगा ना, दूसरे से तो मिलेगा नहीं। जो गुण होगा सारा गुण इसी के में होगा और यही गुण अपने अगली वाली संतान को देगा। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती है, इसमें कोई वेरिएशन ही होती ही नहीं है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लैंगिक जनन की। तो इनमें दो जीव होते हैं, एक नर और एक मादा, इनमें दो होते हैं। ये समझ लीजिए नर सेल है और ये मादा। ये नर और ये मादा जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक। तो ये क्या करती हैं कि ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक, अर्धसूत्री। ये अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। यहां पर मान लीजिए ये 46 है सिर्फ नर में और ये अपने आप को करेगा डबल। इसमें 23 हो गए और इसने अपने आप को डबल किया। अब इसमें 23 क्यों है? क्योंकि इन्हें आशा है, इन्हें पूरा पता है कि हमारे में अभी एक मादा होगा तो उससे मिलेगा आधा, हमने तो आधा दे दिया, अब उससे आएगा आधा तो इनकी हो जाएगी पूरी। और ये होता है अगुणित सेल यानी हेप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिकाएं बनाती हैं। ये हो गई हेप्लॉइड सेल और इसने अपने आप को डबल किया। इसमें भी 23, इसमें भी, इसमें भी। अब मान लीजिए ये 23 इससे मिल गया और ये मिल गया इससे, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया। अब इनकी हो गई ना पूरी पूरी 46 के 46, यहां पर इनका हो गया 46, इनका हो गया 46, इनका भी 46, इनका भी 46 और इनका भी 46। तो ये अपने आप को पूर्ण कर ले गए। लेकिन कितने जीव थे? 2 जीव, और उसमें क्या थे? सिंगल ऑर्गेनिज्म था, यहां पर डबल ऑर्गेनिज्म है। ठीक, तो इनमें क्या होती है? इनमें वेरिएशन होती है, विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विपरीत जीव हैं, नर व मादा। ठीक, तो इनमें क्या होगा? इनमें वेरिएशन होगा, कुछ गुण इनके होंगे, कुछ इनके होंगे। ठीक, तो ये होगा, यहां पर वेरिएशन होगा और ये अपने आप को अर्धसूत्री द्वारा विभाजन करेंगी और इनसे जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो कोशिका बनती है उन्हें अगुणित सेल कहते हैं, हेप्लॉइड सेल।
ये होती हैं। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों में नर और मादा अलग अलग होते हैं, तो इसलिए हम लोग लैंगिक जनन करते हैं। और फिर कायिक जनन, तो कायिक जनन पौधों में होता है। पौधे के सिर्फ पुष्प को छोड़कर, यानी जहां पर फूल निकलते हैं, फूल वाले भाग को छोड़कर अगर जो हम कोई अलग वाले भाग से, कहीं और वाले भाग से, जैसे उसके जड़, तना, पत्ते, ठीक, टहनियों, कलिकाओं से, कहीं से भी अगर जो उसे हम जनन करवा लें, ठीक, तो वो होता है कायिक जनन, सिर्फ पुष्प वाले भाग को छोड़कर। ठीक, तो बात समझ में आ गई ना। और उनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। जिस तरह सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, पुनरुद्भवन। ठीक, तो ये होते हैं उसके अलग अलग प्रकार। उसी तरह कायिक जनन में आपको पूरी तरह से 2-3 प्रकार मिलेंगे। जैसे कुछ तो हम जीव ही करा लेते हैं अपने आप में, कुछ गूंटी बांधना, दाब लगाना। इसी तरह से आपको इसकी पूरी डिटेल अगले वाले वीडियो में मिलेगी। जय हिंद।